छत्तीसगढ़ की जनता को कैसी स्वास्थ्य सुविधा देने का संकल्प आपकी सरकार और आपने लिया? हम मानसिक रूप से उस स्तर पर चले गए हैं। छत्तीसगढ़ में हम वैसा ही माहौल बनाने का पूरा अभियान चला चुके हैं जैसी प्रदेश की जनता चाहती है। कई जगह ऐसी स्थिति है कि वहाँ 100-200 बेड के अस्पताल बन गए हैं प्रदेश में ही, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। इसको लेकर लंबे समय से लड़ाई चल रही है। भगवान के बाद दूसरा जीवन बचाने वाला डॉक्टर ही होता है। उसी प्रकार से हमने हर जतन किया कि डॉक्टर्स हमारे रिमोट एरियाज तक उपलब्ध हो जाएं। हम सीधे 5 नए मेडिकल कॉलेज हमने शुरुआत की। ऐसा भी तो हो सकता है अगली सरकार बीजेपी की बने और फिर आप स्वास्थ्य मंत्री बने। हम अभी बैठे हैं, कोई गारंटी नहीं कि शाम तक क्या स्थिति होगी। आज के समय में हर व्यक्ति को मेंटल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति क्यों बनती है कि 400 करोड़ रुपए पेंडिंग हो जाता है? केसलेस इलाज में छत्तीसगढ़ हमारा पहला स्थान प्राप्त किया है। जब हम आए तो 1400 करोड़ के कर्ज में आयुष्मान को उठाकर 2025 की स्थिति में पूरा प्राइवेट हॉस्पिटलों को हमने जीरो कर दिया। कोई बकाया नहीं। 1400 पिछला और इधला अभी का 2500 करोड़ रुपए हमने साल भर में किया भुगतान। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेंद्र तिवारी है और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। विस्तार न्यूज हेल्थ कॉन्क्लेव 2025 का आगाज हमने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया है और अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 2025 हेल्थ कॉन्क्लेव की शुरुआत कर रहे हैं। मेरे साथ इस मंच पर हैं प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। श्याम बिहारी जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम हेल्थ कॉन्क्लेव 2025 में। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी और पूरे विस्तार न्यूज चैनल परिवार को और उपस्थित सभी हमारे गणमान्य डॉक्टर बंधुओं बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हेल्थ जैसे सेक्टर पर आपने एक मेगा कॉन्क्लेव रखा है। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा कारगर पहल सिद्ध होगा। हमारी कोशिश ये है मंत्री जी, जैसा कि मैं भी बता भी रहा था, इसके तुरंत बाद इन लोगों ने मुझे बुला लिया। हमारी कोशिश ये है कि स्वास्थ्य जो है, चूंकि मंत्रालय आपके पास है, हमने देखा है 2000 से जब से छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ है, स्वास्थ्य एक ऐसा सेक्टर है जो कांटों भरा ताज भी माना जाता है किसी भी मंत्री के लिए। किसी भी मतलब विभाग तो बहुत बड़ा है, लेकिन उम्मीदें बहुत है लोगों की। हर छोटे CSC PSC को भी लोग सोचते हैं कि ये अस्पताल सरकारी जैसा ना लगे। कुछ सरकारें ऐसी भी आई स्वास्थ्य मंत्री जी जो कि मोहल्ला क्लिनिक बनाकर ये कह दिए कि देखिए हमने स्वास्थ्य सुविधाओं में और स्कूलों में बहुत शानदार काम किया है। अब चूंकि अभी आपको 1.5 साल ही हुआ है, छत्तीसगढ़ की जनता को कैसी स्वास्थ्य सुविधा देने का संकल्प आपकी सरकार और आपने लिया है? देखिए, समानता और नेचुरल रूप से भी स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है कि छत्तीसगढ़ में अगर 3 करोड़ लोग हैं तो पूरे 3 के 3 करोड़ लोगों को, चाहे आज का जन्म लिया हुआ बच्चा हो या 100 साल के हमारे वरिष्ठ जन हो, सबको स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ती है। और आज का समय इतना फास्ट हो गया है, किसी के पास कोई टाइम नहीं है। न तो मेहमानी का टाइम है, न तो घर में समय देने का टाइम है, न परिवार के साथ टाइम है। और इस आपाधापी में हर कोई चाहता है कि मैं तुरंत ठीक हो जाऊं और तुरंत ठीक भी हूं और सारी व्यवस्थाएं अप टू डेट मिले। हम मानसिक रूप से उस स्तर पर चले गए हैं, लेकिन भौतिक रूप से यथार्थ में हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं उस स्तर का भी नहीं पहुंचा है जिस स्तर के लोगों की उम्मीद है। लेकिन हम केवल ये सोचकर छोड़ दें कि क्या करें, कैसा करें, इतना बड़ा लोगों का उम्मीद है, इच्छाएं हैं। ये जरूर कांटों भरा ताज विभाग है, इस बात से कोई इनकार नहीं है। बहुत इसमें मेहनत की, पेशेंस की आवश्यकता होती है, लेकिन आनंद वही है जहाँ कठिनाई हो, परेशानी हो, चैलेंज हो और उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए काम करने का आनंद अलग है। और मैंने भी चैलेंज स्वीकारा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार उनके पहल से, उनके मार्गदर्शन में ये छत्तीसगढ़ में हम वैसा ही माहौल बनाने का पूरा अभियान चला चुके हैं जैसी प्रदेश की जनता चाहती है। गांव की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर मैं जनकपुर से आता हूं मंत्री जी, और जनकपुर तो आप हमेशा जाते रहें। कई जगह
ऐसी स्थिति है कि वहाँ 100-200 बेड के अस्पताल बन गए हैं प्रदेश में ही, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। इसको लेकर लंबे समय से लड़ाई चल रही है, जैसा कि आपने भी स्वीकारा और मैंने भी कहा कि कांटों भरा ताज है। उसको लेकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग की आवश्यकता होगी, मुझे लगता है कि उन अस्पतालों में डॉक्टर पहुँचें और लोगों को सुविधाएं मिलें। उसके लिए अभी 1.5 साल के वक्त में आपने कुछ खास कार्य योजना बनाई हो कि जो दूर में बिल्डिंग तो बन गई है लेकिन व्यवस्थाएं और डॉक्टर पहुंचे, इसके लिए आपने क्या रोड मैप बनाया है आपकी सरकार ने? देखिए, डॉक्टर को हम धरती का भगवान बोलते हैं। भगवान के बाद दूसरा जीवन बचाने वाला डॉक्टर ही होता है। और जैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए हम लोग सारे यत्न करते हैं, और यदि भगवान फिर भी प्राप्ति नहीं हुआ तो मन की संतुष्टि के लिए उससे बड़ा मंदिर में, बड़ा धाम में जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमने हर यत्न किया कि डॉक्टर्स हमारे रिमोट एरियाज तक उपलब्ध हो जाएं। हम पैकेज बढ़ाए, हम तत्काल एनएचएम से कोई भी डॉक्टर अप्लाई करता है उसको 2-4 दिन में या तत्काल भी नियुक्ति ऑर्डर भी दे रहे हैं, उनको टॉपअप भी दे रहे हैं। और जहाँ तक, जैसा जनकपुर एक परफेक्ट उदाहरण है, उत्तर छत्तीसगढ़ का एमसीबी जिला का आखिरी हमारा बॉर्डर है, वहाँ के आगे मध्य प्रदेश भी लगता है और बाजू से उत्तर प्रदेश भी लगता है। वहाँ से ही भगवान राम जी का जो वनगमन है वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश हुआ था। और हरचौका एक जगह है, और कई ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से जनकपुर बहुत सुंदर जगह है। और वहाँ अभी पहले से अभी जाएंगे तो हालात बहुत बेहतर हैं। स्वयं वहाँ डिलीवरी भी होने लगे हैं, ऑपरेशन भी होने लगे हैं। और विगत 18-20 महीने में हमने 10 डॉक्टर भेजे होंगे, और 10 डॉक्टर में 3 या 4 ही ज्वाइन कर पाए होंगे, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इन प्रयासों के बावजूद प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए हम दूसरा उपाय भी कर रहे हैं। देखिए, मांग और आपूर्ति के नियम हम सब पढ़े हैं। अगर कहीं डिमांड ज़्यादा है, आपूर्ति कम है, तो क्राइसिस होना तय है। और अगर कहीं मांग कम है और आपूर्ति ज़्यादा है, तो फिर क्राइसिस ख़त्म होता है और कोई भी चीज़ इजी वे में मिलता है। इसलिए हम लोगों ने 5 मेडिकल कॉलेज, अभी तक 10 थे, सीधे 5 नए मेडिकल कॉलेज हमने शुरुआत किए हैं। 3 सुपर स्पेशलिटी नया शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमारे डीएम और एमसीएच लेवल के डॉक्टर मिलेंगे। हमारे पीजी सीटों में भी पिछले 18 महीनों में हम 50 से ऊपर सीटें बढ़ाए हैं। और इस प्रकार से जब सारे मेडिकल कॉलेज चालू होंगे तो मुझे लगता है कि जो प्रमुख समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम बनाने में सक्षम हैं, बना भी रहे हैं, लेकिन जब तक उस मंदिर में भगवान न बैठे तो मंदिर का महत्व ही नहीं है। इसलिए उन सारे जगहों पर पर्याप्त डॉक्टर सुलभ हों। मैं जानता हूं मेरे कार्यकाल में ये समय नहीं आ पाएगा, लेकिन जब भी आएगा, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद, तो छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की जो क्राइसिस है, जो डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, ये समस्या आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है अगली सरकार बीजेपी की बने और फिर आप स्वास्थ्य मंत्री बने। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में नहीं आएगा? अच्छी बात कहिए। देखिए, क्या है, मनुष्य को पद हो या जीवन हो, आप लोग डॉक्टर हैं, ज़्यादा जानेंगे। हम अभी बैठे हैं, कोई गारंटी नहीं कि शाम तक क्या स्थिति होगा। वो तो कुर्सी में बैठ के लोग गिर जा रहे हैं और नहीं बजे, उसको छोड़ दीजिए आप। इसलिए जो वर्तमान है उसको मानकर हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्यकाल अगर आप सब लोगों का, प्रदेश की जनता का, पार्टी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, शीर्ष नेताओं का अगर रहा, तो हमारे यहाँ तो जो जिम्मेदारी मिलती है वो करते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जब भी चर्चा होगी मेरे को याद किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को याद किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की समस्या दूर हुई। 8 नर्सिंग कॉलेज से हमने सीधे बढ़ाकर 20 कर दिया है। 12 नर्सिंग कॉलेज खोले हैं। फिजियोथेरेपी के 1 सेंटर अभी तक हुआ करते थे, उसको फिजियोथेरेपी के कॉलेज 6 एक साथ खोल रहे हैं, 7 फिजियोथेरेपी खुल रहे हैं। मेंटल हॉस्पिटल की जब मैं वहाँ विधानसभा में घोषणा किया तो हमारे कई साथी मित्र हैं, विशेष रूप से हमारे विपक्ष के साथी काफ़ी हंसे। उसमें एक मनेंद्रगढ़ भी मेंटल हॉस्पिटल मैंने घोषणा किया, तो बोले उधर ले जाओ, बोले उधर ज़्यादा पागल लोग हैं। तो मैं बोला, भैया मेंटल हॉस्पिटल में पागलों का ही इलाज नहीं होता। सेंद्री में जरूर 100 बेड का था, उसको हमने 200 कर दिया। एक मनेंद्रगढ़ और एक जगदलपुर में हम मेंटल हॉस्पिटल खोल रहे हैं। आज के समय में हर व्यक्ति को मेंटल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि
परिवार का तनाव, काम का तनाव, आराम का तनाव, कई ऐसे चीज हैं जो हर व्यक्ति में आते हैं। और स्वस्थ मन और मस्तिष्क के लिए मेंटल हॉस्पिटल की आवश्यकता है, तो उसको भी हमने 2 मेंटल हॉस्पिटल और एक सेंद्री का 100 से 200 बेड किए। हम आगे चलेंगे तो वेलनेस की ओर जाते हैं। जिसको कोई बीमारी नहीं, वो फिट रहना चाहता है, तो फिट कैसे रहें? दवे जी के दवाई से तो हो नहीं सकता है फिटनेस, वो बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको नेचुरोपैथी की ओर जाना पड़ेगा। तो योग और नेचुरोपैथी का मैं बता दिया कि इतना अच्छा यहाँ पे 100 बेड का जो हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर खुल रहा है, देश में सिर्फ 3 जगह खुल रहे हैं। एक ओडिशा है, शायद एक तेलंगाना है और एक छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में भी हमको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है। एनआईटी के सामने में जो हमारा आयुर्वेद का 10 एकड़ का जमीन है, आप लोग अधिकांश लोग देखे होंगे, जो बाउंड्री करके रखा है, उसी में हम योग और नेचुरोपैथी के 100 बेड का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर चालू करेंगे, ताकि लोगों को जिंदल और अन्य बड़े संस्थानों में जाकर इलाज जो कराते हैं, उसका आराम जो लेते हैं, वैसी सुविधाएं मिलेंगी। उसके साथ साथ स्टेट बजट से भी ज्ञानंद जी हम 4 योग और नेचुरोपैथी के 10 बेड के हॉस्पिटल शुरुआत में भी खोलने जा रहे हैं, ताकि एक नया लोगों को ये मिल सके। एवरेज आयु बढ़ रहा है, हर आदमी, पहले मान के चलते थे, पहले कितना था एवरेज आयु, कितना था सिरोही मैडम? पहले 50 के आसपास था, अब 70 तक हो गया। मैं इसलिए आपसे पूछा क्योंकि आप लोग सर्टिफाइड लोग हैं। मैं बोल दूंगा तो बोलेंगे अरे तो नेताजी कुछ भी बोल रहे हैं। तो आज 70 साल की एवरेज आयु हो गई, और मैं तो ये मानता हूं कि 75 हो गया होगा, ऐसा लगता है, जो अंदाज लग रहा है। तो आखिरी में 70 साल के बाद दवा भी काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि फिजियोथेरेपी बहुत कारगर होगा। इसलिए हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, एक फिजियोथेरेपी कॉलेज से सीधा 6 और बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि लोगों को जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में न केवल बीमारियों के इलाज हो, बाकी वेलनेस और फिटनेस की ओर भी हम जा सकें। निश्चित तौर पर गांव से हम लोगों ने शुरू किया था सवाल जवाब का सिलसिला। गांव से हम लोग कार्य योजना में आए और फिर डॉक्टर कैसे बढ़ें, इस तक तो मंत्री जी ने बता दिया। लेकिन आपको उम्मीद थी कि 1.5 साल भी नहीं होगा और इतना बड़ा बम फोड़ देंगे कि आयुष्मान भारत से हम इलाज ही नहीं करेंगे भाई, और संगठन बैठ जाएगा और कह देगा नहीं भाई हम नहीं करेंगे इलाज। और ये तो, हालांकि आप उसमें मास्टर स्ट्रोक आपने खेला, उस खबर को हमने दिखाया था कि आपने कहा कि नहीं 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 1 तारीख से पहले हम बहुत पैसा देने वाले हैं, 375 करोड़ रुपया दे देंगे। तो आप लोग जब चुनाव में आते हैं तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार बनाइए। अब छत्तीसगढ़ की जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी, बोले नहीं नगरीय निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी ले लीजिए। तो अब आयुष्मान भारत जो है, इस पर हम लोग थोड़ा 2-3 सवाल करेंगे, ताकि जो डाउट है वो भी क्लियर हो, और जो डॉक्टर्स हैं, जिनके हॉस्पिटल्स हैं, उनकी भी चिंता जो है थोड़ा सा कम हो। तो इस पर कुछ समाधान की तरफ हम लोग निकल के बढ़ेंगे। देखिए बहुत सारी मुस्कुराहट आ गई, मुझे बहुत दुआ मिल रही होगी, प्रार्थना आशीर्वाद मिल रहा होगा, तो आप भी लेकर जाइए। तो ऐसी स्थिति क्यों बनती है कि 400-400 करोड़ रुपए पेंडिंग हो जाता है मंत्री जी? सबसे पहले तो मैं भी अच्छी बात कर लेता हूँ। हमारे सभी हॉस्पिटल के संचालक और डॉक्टर्स हैं, आपके माध्यम से मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि हम देश में केसलेस इलाज में छत्तीसगढ़ हमारा पहला स्थान प्राप्त किया है। ताली बजाइए भाई। और इसका श्रेय आप लोगों को ही जाता है कि आप लोगों ने बड़े लगन, मेहनत, सेवा भाव से आयुष्मान को स्वीकार किया है, और उसका आप लोग देश के अव्वल स्थान प्राप्त लाने में आप लोगों का योगदान है। दूसरा, जो आप 500 करोड़ भुगतान की बात कर रहे हैं, 400-500, तो मैं बताना चाहूँगा, सामने बैठे डॉक्टर साहब लोग हैं और स्क्रीन में चल रहा है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की आधी आबादी देख भी रही होगी। जब हम लोग आए तो सरकारी और प्राइवेट मिला के 1400 करोड़ रुपए की देनदारी थी। 1400 करोड़ रुपए बकाया था जब हम आए तो 1400 करोड़ के कर्ज में आयुष्मान को उठाकर लाए। अब इतना अल्प समय में हम लोगों ने देना भी प्रारंभ किया। बीच बीच में हमारे हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर साथी हमको डराते भी रहते हैं, बंद कर देंगे इलाज। डर जाते हैं फिर आप लोग? डरना तो पड़ता है। अरे सरकार डरेगी तो फिर कैसे चलेगा भाई? हॉस्पिटल से डर नहीं है, क्योंकि अगर इलाज प्रभावित हुआ तो जनता का नुकसान होगा, और हमारी वजह से अगर एक भी जान गई तो सरकार में बैठे रहने क्या फायदा है, इसकी डर रहती है।
इसलिए जनहित का डर है, ये जनहित का, ये जनहित का डर है। मैं इसको ठीक ठीक शब्द नहीं, बिल्कुल ये जनहित का डर है। ठीक। तो पिछला 1400 करोड़ बकाया में हम लोगों ने इन 1 सालों में, मैं कहूँगा 18 महीना तो नहीं कहूँगा, 31 मार्च 2025 की स्थिति में पूरा प्राइवेट हॉस्पिटलों को हमने जीरो कर दिया। कोई बकाया नहीं। ठीक है, अभी बोलेंगे बकाया है, दवे साहब भी बोलेंगे उन्होंने कंप्लेन किया है। तो कुछ ऐसे हैं जो ऑडिट में फंस गए हैं, कुछ ऐसे हैं 1400 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया आपने। 1400 पिछला और इधला अभी का 2500 करोड़ रुपए हमने साल भर में किया भुगतान। अच्छा। 2500 करोड़। तो ये तो ताली वाला मामला है सर। अगर 2500 करोड़ रुपए एक साल में भुगतान हुआ है तो फिर ये तो ताली भी बजवाऊंगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद उस असल में 4 महीने जो लेट हुआ उसको मैं बड़े सरल शब्दों में बता रहा हूँ। हमारा जो पिछला बैलेंस था, आखिरी अनुपूरक जब मेन बजट के साथ आता है मार्च आखिरी में, उसमें आता है और उसको डिस्पर्स होते होते वित्त की प्रक्रियाओं में 1-8 महीने के आसपास लग भी जाते हैं। नेचुरल सी प्रक्रिया है, कभी कभी 15 दिन में भी हो जाता है। तो जैसे मान लो 15 दिन में हुआ होगा तो अप्रैल में तो 1-8 हफ्ता वो नॉन क्लोजिंग बैंक वैंक सब दुनिया भर रहता है, वो लेते देते अप्रैल ख़त्म हो गया। मई से हमने चालू किया पेमेंट इनका भी और हमारे सरकारी का भी हमने जीरो किया। ऐसा नहीं कि उनको हम कर्ज लेके बैठे हैं, हमारे सरकारी का। बड़े संस्थान जैसे एम्स है, एम्स को 50 करोड़ से ऊपर दिए होंगे, मेकाहारा को 50 करोड़ से ऊपर दिए होंगे, और CSC, PSC, DH ऐसे 800-900 करोड़ रुपया भुगतान हमारे प्राइवेट का भी उस 2500 में किए, सरकारी का भी किए। तो इस लिहाज से पेमेंट करते करते मई, जून, जुलाई 3 महीना लग गया, क्योंकि एक दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 करोड़ 25 करोड़ तक ही डाल पाते हैं एवरेज में। कभी 40 भी डाल दिए तो कभी 10 करोड़ ही डलता है। कई बार सर्वर नहीं है, कई बार लिंक नहीं है, कई बार ज़्यादा काम हो गया, आदमी तो हैं। तो इस दृष्टि से ये जुलाई पहुंच गया और जुलाई के बाद हमने वित्त से मांगा। वित्त विभाग ने कोई देरी नहीं की, हमारे ओर से ही मांगने में देरी हुई, क्योंकि जब तक हम पूरा भुगतान नहीं करते तो उस पैसे को सरेंडर करना पड़ता, फिर पिछला बकाया रह जाता। इसलिए उसमें प्रक्रियाओं में देरी हुई। और जब हमारे डॉक्टर साथी लोग बोले कि भाई हम 1 सितंबर से इलाज नहीं कर पाएंगे, तो मैंने बाकायदे दावे से कहा था इस बात को कि हम 1 तारीख से पहले पैसा देंगे, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। 375 करोड़ हमको स्टेट से भी मिल गया और 112 करोड़ जो भारत सरकार से है वो भी पैसा आ गया होगा, या 1-2 दिन में आ जाएगा। अभी भुगतान चल ही रहा है 375 करोड़ का। तो ये जुलाई तक का सभी हमारे डॉक्टर साथी का जो भुगतान योग्य हमको दिखता है, जिसमें कोई ऑडिट नहीं, कोई और दिक्कत नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जो सरल रूप से कर सकते हैं, वो सारे भुगतान हम कर देंगे जुलाई तक का। और ये प्रक्रिया बराबर चलेगी और हम कोशिश करेंगे कि जैसे सैलरी हर महीने मिलती है वैसा ही हर महीने हो जाए। कुछ हिसाब किताब को लेकर इनको दिक्कत है हमारे हॉस्पिटल के हमारे साथियों को, डॉक्टरों को, तो आपके माध्यम से पूरे प्रदेश भर के जितने भी आयुष्मान से हमारे हॉस्पिटल चल रहे हैं या जो नहीं भी चला रहे हैं, और साथ ही डेंटल वालों को भी हमने आमंत्रित किया है, आयुष को भी कहा है कि आप लोग भी आइए। जो NHA की टीम है जो भारत सरकार की, वो सोमवार को आ रही है, हमारे सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे, उनके बीच अपनी बात को रखिए। जो पैकेज को लेकर, पेमेंट को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, उसकी ब्लॉकिंग को लेकर, उसका ऑडिट को लेकर, उसका पेमेंट को लेकर, उसकी बिल को लेकर, पूरी बातों को आप लोग रखिए। और उसके बाद जो भी निष्कर्ष आएगा, जहाँ पे गतिरोध होगा, मैं स्वयं जो है आप लोगों के प्रतिनिधि मंडल और हमारे अधिकारियों के साथ बैठेंगे हम, और जो भी हो सकता है छत्तीसगढ़ के लोगों की भलाई के लिए, उनके इलाज के लिए, कि आयुष्मान पूरी तरह से कैशलेस हो सके, उसमें 1 रुपया भी ना लगे, तो ऐसा हम करने की दिशा में आगे और बढ़ेंगे, ताकि एक माइलस्टोन ये साबित हो सके। क्योंकि छत्तीसगढ़ को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना है। तो जब हब बनाना है तो हब जैसा हमको काम भी करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में लोग दूर से सुनकर आए। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि एक आंकड़ा मैं निकलवा रहा था, तो अभी लोग जो चेन्नई, बेल्लूर, बेंगलोर और बाहर जाते थे, वो लगभग 75% तक गिरावट आ गया है। मात्र 25% लोग ही यहाँ से जा रहे हैं। और लगभग बाहर से भी जो आते थे, पहले 5% आते होंगे, तो आज उसके जगह में 5 गुना बढ़ गए हैं आने वाली। और हमारे डॉक्टर साहब लोगों के पास रिकॉर्ड रहता होगा, दवे साहब हैं, भावना सिरोही जी हैं, और सभी संस्था के डॉक्टर हैं हमारे, तो MMI वाले भी बैठे हुए हैं हमारे। तो आप लोगों का डाटा स्पष्ट बोल रहा होगा
कि बाहर से भी लोग आ रहे हैं। और इसीलिए नया रायपुर में 5,000 बेड का हम मेडिसिटी बना रहे हैं और आप लोगों को भी आमंत्रित करते हैं, आइए, हम उसमें सब्सिडी भी देंगे, आपको जमीन भी देंगे। अच्छा, रोक रहा हूँ, माफी चाहिए। सब्सिडी से ध्यान आया मुझे कि अभी बस्तर में क्या कनेक्ट था, कोई कनेक्ट था, कार्यक्रम था, अभी मुख्यमंत्री जी गए थे, बस इन्वेस्टर्स मीट था। इन्वेस्टर्स मीट था। हॉस्पिटल्स, मैंने वहाँ अखबार में पढ़ा है कि 550 करोड़ और 500 करोड़ के हॉस्पिटल्स बस्तर में बनने वाले हैं। तो मैं अब आयुष्मान हो गया, आयुष्मान में एक ही सवाल में आपको तो भाई अभ्यस्त हैं आप, एक ही सवाल में सब जवाब दे दिए। एक माइक की व्यवस्था करिएगा, हमारे जो डॉक्टर साहब बैठे हैं, हम थोड़ा सा परंपरा की एक नई शुरुआत करेंगे कि मैं ही सवाल क्यों करूं, आप लोग भी सवाल करिए। मंत्री जी बड़े विनम्र हैं और बहुत अच्छा जवाब देते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे सरकारी अस्पताल के लिए आपने कहा कि हम खूब कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी आप लोगों के पास सब्सिडी से मेरे जहन में आया कि प्राइवेट अस्पताल भी, कई बार मैं बड़े बड़े डॉक्टरों के पास बैठता हूं तो वो मुझे कहते हैं कि यार तुमको लगता है कि बहुत पैसा आता है, तुम समझते नहीं हो यहाँ बिजली का खर्च कितना है, बेड का खर्च कितना है, ऑक्सीजन का खर्च कितना है, इतना खर्च होता है। लेकिन तब भी देखता हूं मैं कि ऑपरेशन 3 लाख 4 लाख 5 लाख का होता है। तो क्या कोई मानक, कोई स्टैंडर्ड, मतलब आखिर पेच कहाँ है? क्या प्राइवेट अस्पताल वाले सच में बहुत परेशान हैं, उनको भी कुछ राहत देने की व्यवस्था आपकी सरकार कर रही है कि भाई चलिए ये छूट हमने आपको दे दिया, इसमें आप थोड़ा बचा लीजिए, ऐसा कुछ प्रावधान प्राइवेट सेक्टर के लिए? ज्ञानेंद्र जी, कुछ नहीं, बहुत कुछ। केवल बस्तर ही नहीं, चाहे वो सरगुजा हो चाहे रायपुर हो, हम जो है औद्योगिक नीति के तहत जो छूट का जो स्लेब है रायपुर में कम होगा, लेकिन वो जैसे जैसे रिमोट एरिया में बढ़ेंगे बढ़ता जाएगा। तो मुझे लगता है कि 35% से लेकर या 40% से लेकर 60% तक का जो सब्सिडी है, 55% तक का है, मोटी मोटा 45 से 55% तक की छूट, उसमें महिला को 10% एक्स्ट्रा है, ST SC को 10% एक्स्ट्रा है। तो ऐसे 45 से 55% जो लागत मूल्य है, अगर कोई 1,000 करोड़ का हॉस्पिटल बनाता है तो उसको हम 400 से 500 550 करोड़ तक उसके मूलधन में छूट दे देंगे। उसका जो अगर 100 रुपया ब्याज लग रहा है तो उसमें लगभग क्राइटेरिया है 50 से लेकर 75% तक ब्याज में छूट दे रहे हैं। उसकी जो एक बिजली में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है, उस ड्यूटी को हम पूरी तरह माफ कर रहे हैं। जो GST है उसमें भी कुछ छूट देने का प्रावधान है। उसी के साथ साथ जो जमीनें खरीदेंगे, उसकी जमीन में जो स्टाम्प शुल्क लगेगा वो भी लगभग निःशुल्क है, मतलब नॉमिनल 500 या 1,000 रुपये के स्टाम्प लगाकर वो इनको रजिस्ट्री हो जाएगा। उसी प्रकार से बैंक आजकल हॉस्पिटल भी चलाते हैं तो ऐसा नहीं है, लंबे लोन लेना पड़ता है। कल ही गया था बालाजी में तो बता रहे थे 200-300 करोड़ का लोन हो गया है। तो मैं बोला ठीक है, नया और डालो, नया पैकेज में देंगे। उनका कॉलेज का 100 सीट बढ़ भी गया कल, तो मैं मरीज देखने गया था। तो ऐसे डॉक्टर लोग लेते हैं तो जो लोन लेते हैं उसमें भी स्टाम्प ड्यूटी लगता है, तो उसका कई लाख रुपए का स्टाम्प ड्यूटी हो जाता है। 500 करोड़ लोन लिए तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ से ऊपर का स्टाम्प ड्यूटी लग जाएगा, तो बल्कि ज़्यादा का लगेगा, तो उसको भी हमने छूट कर दिया है। तो ऐसे तमाम जो है फैसिलिटीज जो उद्योग लगाने के लिए लोगों को मिलता था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेल्थ सेक्टर में दे दिया है और उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और एक बहुत ही अच्छा छत्तीसगढ़ के ग्रोथ के लिए, जैसे बस्तर में 1,000 करोड़ काफ़ी बता रहे हैं, मैं तो समाचार देख भी नहीं पाया, उस कार्यक्रम में गया भी नहीं था। तो अगर 500-500 के 550 के 2 हॉस्पिटल आ गए तो कितना विकास होगा। केवल इलाज ही नहीं होगा, वहाँ के स्थानीय हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोग स्वरोजगार से बढ़ेंगे, वहाँ का डेवलपमेंट होगा। जो इलाज कराने आएंगे वो लोग होटल में रुकेंगे, होटल में खाना खाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, किराना खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे, टेम्पू में चढ़ेंगे, रिक्शा में चढ़ेंगे, गाड़ी में चढ़ेंगे, तो उससे पूरे जो एक सेक्टर का रोजगार का नया सृजन होगा। इसलिए हम उसको औद्योगिक नीति में लेकर हॉस्पिटल को पूरी छूट दे रहे हैं जो एक उद्योग को देते हैं। आप लोगों में सर कोई सवाल? आप लोगों में सर माइक देना जरा। सवाल से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग दिल खोल के सवाल करिए, हम एकदम लाइव जनता के बीच बढ़े। ताली बजाइए भाई, कोई संकोचने की जरूरत नहीं। जो भी अमर जरा इसको लाइव कटवा देना और कहिए कि ये
जो है ऐसी चुनौती बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं खुले मंच से। मंत्री जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आज जनता से, और खास जनता इसलिए मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि हम भी वोट देते हैं, डॉक्टर हैं, पर वोट तो आपको देते हैं। और आज आपसे सवाल इसलिए पूछने का मौका, सार्वजनिक खुलासा कर दिया आपने, वोट बीजेपी को देते हैं। और ज्ञानेंद्र भाई ने आज जनता को पहली बार मौका दिया है कि स्वास्थ्य मंत्री से डायरेक्ट सवाल पूछ सके। सर, मंत्री जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप एक तराजू में सबको तौल रहे हैं, जितने भी अस्पताल हैं। दिक्कत सबसे बड़ी है, आप एक छोटा अस्पताल 25-30 बिस्तर का अस्पताल है, वहाँ पर जो इलाज हो रहा है, एक यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे अस्पताल है, वहाँ पर एक अलग स्तर का इलाज हो रहा है, पैकेज दर लगभग बराबर, बहुत बराबर, कोई फर्क नहीं, जबकि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट दोनों जगह पे 100 गुना या 10 गुने से ज़्यादा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे जितने भी अस्पताल बड़े वाले जो बैठे हैं, वहाँ लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, कैंसर का इलाज हो रहा है और हार्ट का इलाज हो रहा है। वहाँ पर जब इस प्रकार के इलाज हो रहे हैं, हाई क्वाटनरी एंड के इलाज हो रहे हैं, टर्शरी या क्वाटनरी इलाज हो रहे हैं, उनको भी उसी लाइन में लगना है जिस लाइन में बाकी अस्पताल लगे हुए अपने पेमेंट्स के लिए। और जब पेमेंट होता है तो हमको ये नहीं पता चलता कि उसमें रिजेक्शन, आप कॉन्क्लेव करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आज क्योंकि मौका दिया है ज्ञानेंद्र ने, इसलिए आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ कि आप इसको किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना पाएंगे और कब तक बना पाएंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दवे साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, मैं भी स्वास्थ्य मंत्री बना तो समझने में कुछ दिन मुझे भी टाइम लगा, पर धीरे धीरे मैं भी ये महसूस करने लगा। जैसे अभी एम्स गया था तो जो रोबोटिक सर्जरी के एक मशीन है, वो मुझे लगता है 30-32 करोड़ का होगा, और जब उसको हम देखे सिर्फ एक मशीन को, तो उसकी जो विजिबिलिटी है वो नेक डाई से 10 गुना ज़्यादा था। तो निश्चित रूप से जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं, बड़े सुविधाओं वाले हैं, उनमें कास्ट बिल्कुल आता है। और आप लोगों की पहले भी मांग आप लोगों ने किया है, हम इस विषय में परीक्षण करवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें या तो हॉस्पिटल की ग्रेडिंग करके उसका रेट कर दिया जाए कि ये किस ग्रेड का है, क्या है, उसका एक पैरामीटर बनाकर। तो निश्चित रूप से आपका भी बात को स्वीकार मैं करता हूँ, इसको हम विचार जरूर करेंगे कि जो अन्य हॉस्पिटल हैं जिनमें मेन पावर की क्षमता, उनकी उपकरण की क्षमता, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सर्विस, ये सारे में जो डिफरेंस है, तो इसके लिए एक बार हमारे यहाँ से नहीं होगा तो भारत सरकार को भी हम प्रपोजल बनाकर भेजने के प्रयास करेंगे। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी आप लोग बताएंगे तो और हम अच्छा करेंगे। जब हम आते थे तो चेहरा देख देख कर तो पेमेंट होता था कि दवे जी हैं, थोड़ा बढ़िया दिख रहे हैं तो इनको पेमेंट पहले कर दो। MMI वाले भैया नमस्कार नहीं किए हैं तो इनको लटका दो, फाइल डाल दो। तो ये सिस्टम होता था। मैंने पहले दिन से उसको ऑब्जर्व किया। जब लोग पेमेंट के लिए, मेरे यहाँ 10 में से 9 डॉक्टर पेमेंट के लिए आता था कि हमारा करा दीजिए, तो बोला हो क्या रहे कि ये क्या तमाशा है। मैं बोला इसको एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि ना तो मैं दिला सकूं, ना कोई दे सके, ना कोई ले सके। उसको ब्लाइंड ऐसा करा दिए हैं कि जो हम क्लेम करते हैं, मान लीजिए मैंने क्लेम पहले किया, आपने दूसरे नंबर में किया, उसने तीसरे में किया, तो XYZ कोई हो, मैं चाहकर कभी तीसरा को पहले नहीं दिला सकता। पहले पेमेंट पहला को जाएगा, दूसरा दूसरे को जाएगा, तीसरा तीसरे को जाएगा। ये सिस्टम किए। इसमें भी फिर बाद में चीटिंग आने लगा कि जो हम एक आध ऑडिट वाली कंपनी रखे थे, तो वो लोग अब क्या करते थे कि कोई नमस्कार नहीं किया है तो उसके फाइल को पेंडिंग रख दो, अब वो ऑटोमेटिक पीछे हो जाए। वैसे भी इस तरह के केसेस में कई तरह के तो नमस्कार हमने होते हैं। कंपनी को ही हटा दिया, दूसरा कंपनी अब उसका टेंडर किए हैं, कंपनी हटा दिए। तो मैं ट्रांसपेरेंट करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, और ये दिलेरी से मैं सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं, जहां आपकी लाखों की व्यूअर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और आप लोग अलग से भी अभी अगर संकोच रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकेंगे तो बोल भी दीजिएगा। जहां भी ट्रांसपेरेंसी में जहां आपको लगता है कि सुधार करने की आवश्यकता है, उसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। जितना प्रामाणिक मोदी जी की गारंटी है, उतना ही प्रामाणिक विष्णुदेव साय जी का है।
और उतने ही प्रामाणिकता से उसको हम फॉलो भी करेंगे। पारदर्शिता और छोटे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अंतर है रेट में, और पारदर्शिता दो महत्वपूर्ण सवाल थे डॉक्टर दवे साहब के। और कोई डॉक्टर साहब हैं जो सवाल पूछना हेलो चाहें? सर, मैं डॉक्टर राज मनहरे हूँ। प्रणाम सर आपको। मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे बहुत सारे जो कॉमन डिसीजेस है, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, यूटीआई हो गया, हर्निया हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, पाइल्स हो गया, ऐसे जो टॉप 10 जो डिसीजेज है सर वो पैकेज में नहीं कवर होते हैं। तो पेशेंट हमारे पास आते हैं और हमको लड़ाई करते हैं कि इसमें तो 5 लाख रुपए है तो आप ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रहे हो सर। ऐसे बहुत बार होता है कि हमको बताना पड़ता है कि भैया पैकेज नहीं है इसमें। तो उसके लिए क्या रेक्टिफाई कर सकते हैं कि हम उनको प्रॉपर पैकेज, सभी डिसीज़ का पैकेज हो उसमें। दूसरी चीज़ सर मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ जो जैसे आपने पैकेज फिक्स कर दिया डिसीजेस का, मान लो कि मैंने हर्निया सर्जरी किया, 14,000 का पैकेज है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे हो रहा है कि ऑडिट में सर हमको 5,000 मिल रहा है, 10,000 मिल रहा है। तो हमने तो अपना पैसा लगा के कर दिया सर्जरी, लेकिन बहुत बार ऐसे हो रहा है कि ऑडिट में कुछ ना कुछ गलतियां निकाल के वो पार्शियल पेमेंट कर रहा है। तो इसमें मतलब ह्यूज लॉस होता है सर। हम देखते हैं कि हमने काम किया है 1 लाख रुपए का, हमको पेमेंट मिल रहा है 40,000 रुपये। तो ये सब चीज़ जो डिस्क्रिपेंसी है उसको फुलफिल कैसे करेंगे, कि कब करेंगे, उस पर कुछ आपका राय सर। थैंक यू सर। आपका जो प्रश्न है भी बहुत अच्छा है। ये प्रश्न पहले भी मुझसे कुछ सीनियर डॉक्टर्स और उनका ग्रुप एक बार किए थे, तो मैंने पूछा कि इसका सुझाव क्या है, उपाय क्या है। तो उनका पहला जो क्लेम का राशि जो कटता है उसका कहना ये था कि भाई आप समय रहते 2 दिन 3 दिन के अंदर उसको वेरीफाई करके बता दो कि हम इतना क्लेम हो रहा है। पता चला मरीज चला गया, तो ये मरीज से भी नहीं ले पा रहे हैं, इनका क्लेम भी नहीं मिल रहा है। तो अगर मरीज भर्ती है तो कम क्लेम है तो हमारा आदमी उसमें जाके वेरीफाइड करे कि भाई बात क्या है, क्योंकि जनता को तो मुफ्त इलाज चाहिए। तो हम नहीं चाहते कि आपका भी हो। इसमें भी हम आगे सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। एक और आपने प्रश्न पूछा उसके बारे में, ये जो बुखार और अन्य 10-12 प्रकार के ऐसे हैं, तो कुछ तो हम पहले पैकेज चलते थे, लेकिन विगत पिछले समय में, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी का नाम लूँगा तो बुरा लगेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जिसका बच्चा बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे तो लीजिए ना थोड़ा, मतलब अगर बहुत ज़्यादा ना लगे तो। नहीं, नाम में कोई व्यक्ति नहीं है, पूरा समूह की ही मैं बात अच्छा, कर लूं। सिस्टम बुरा है, सिस्टम की। तो उसमें जैसे जो लड़की शादी नहीं हुआ उसका ही बच्चादानी निकाल दे रहे थे सिर्फ पैकेज के लिए, बीच में गर्भाशय कांड जो हुआ। निसंतान लोग जो आईवीएफ कोई पद्धति है शायद उसको भी, वो भी पैकेज में शामिल नहीं है क्या? ऐसा नहीं है? नहीं है। हाँ, मुझे क्योंकि निसंतान तो होना भी कोई एक्चुअल में जो अपराध तो नहीं है। इसका मिसयूज हो रहा था, जैसे आंख वाले को पैकेज से हटा दिए तो उसका भी बहुत मिसयूज हो रहा था। गर्भाशय कांड वगैरह हुआ था बहुत। इसीलिए तो इसको सबको हटाना पड़ा ताकि लोगों का अनावश्यक सर्जरी बंद हो जाए, फर्जीवाड़ा बंद हो। ऐसा ही बुखार का भी भारत सरकार का एक डेटा आया था, उसमें 60% बिलिंग ऐसे हो जाता था। तो जो आप लोगों की डिमांड है ना कि बड़े और छोटे हॉस्पिटल, तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा उसमें, आप लोग समझ जाइए कैसे होगा क्या होगा। इसीलिए इसमें लेकिन ज़रूरी है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नीडेड हैं रियल में, जो क्योंकि सामान्य बुखार वगैरह का तो स्थानीय पीएचसी सीएचसी तक इलाज हो जाता है। आप लोगों के जो बड़े टर्सरी केंद्र है वहाँ तक नहीं पहुँचते, लेकिन कुछ सीरियस ऐसे बुखार के भी केस हैं, अन्य बीमारियों के केस हैं, वो पहुँचेंगे। तो जो ग्रेडिंग सिस्टम हम की बात कर रहे हैं कि एक निर्धारित कुछ हॉस्पिटल्स हैं जिनको इसके लिए हम भविष्य में कर सकते हैं। और सवाल अंतिम 2। 1 मिनट, आपका आईवीएफ ने आपने छेड़ा है तो उसकी भी जवाब देना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल। आईवीएफ को हम पहली बार छत्तीसगढ़ में हमारा मेकाहारा में जो निसंतान दंपत्ति हैं उनके लिए आईवीएफ सेंटर हम शुरुआत कर रहे हैं। उसके लिए अभी प्रारंभिक रूप से 10 करोड़ का बजट मिला है, और उसमें चाहे भले 50 करोड़ 100 करोड़ जो भी लगेगा, उसको हम 1 साल 1.25 साल के अंदर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए निःशुल्क रूप से आईवीएफ करेंगे। ऐसे निसंतान दंपत्ति के लिए छत्तीसगढ़ का ये पहला सरकारी आईवीएफ सेंटर होगा। बहुत बढ़िया। हाँ, उत्कर्ष जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी, होम्योपैथी चिकित्सक हूँ। सबसे पहली बात, ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है जिसके लिए विस्तार न्यूज़ और ज्ञानंद भैया की पूरी टीम को बधाई, क्योंकि कॉन्क्लेव मैंने भी कई अटेंड किए हैं, लेकिन परस्पर संवाद शायद पहली बार मैं किसी कॉन्क्लेव में कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल मंत्री जी आपसे ये है कि
निश्चित रूप से जितने साल से मैं छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य जगत के क्षेत्र में देख रहा हूँ, जो आपने घोषणाएं की हैं ऐसा आज तक नहीं हुआ। और जितनी चीज़ें आपने बताई, 6 कॉलेजेस फिजियोथेरेपी के, मेंटल हॉस्पिटल, नेचुरोपैथी, ये सब बहुत अच्छा, ये सब चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं होम्योपैथी शब्द आपसे छूट गया है। और क्योंकि मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और मैं भी विगत 10-12 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरा पूरा परिवार होम्योपैथी के क्षेत्र में है, आज तक इस छत्तीसगढ़ में एक भी गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं है। तो अगर इस कहीं भी आधा एक आध एकड़ ज़मीन अगर हमको भी आप कहीं व्यवस्था कर दें और एक छोटा मोटा कॉलेज हमारा भी एक सरकार की तरफ से हो जाए, तो ये जो उपलब्धि आपकी होगी, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके इस कार्यकाल की आजीवन आपको याद रखा जाएगा। तो बस यही एक छोटा सा निवेदन है कि हमारा भी एक कॉलेज इस क्षेत्र में हो जाए। निश्चित रूप से डॉक्टर उत्कर्ष हमारे बहुत ही नौजवान और युवा डॉक्टर हैं, हमारे और आप ही के हैं, हमारे विचारधारा पार्टी के विचार हैं, परिवार से भी हाँ। हैं। तो आपकी एकदम मांग जायज है, लेकिन आप बोले घोषणा हम कर देते हैं, लेकिन ये बड़ा घोषणा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा और ये मान के चलिए कि आप जो सोच रहे हैं वो सफल होगा। मेरी भी इच्छा है कि प्रदेश में एक होम्योपैथी का एक कॉलेज हो और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इस विषय के लिए निश्चित रूप से मांग करूंगा। और यदि कोई प्राइवेट होम्योपैथी खोलना चाहे तो उसको हम सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध कराएंगे। इस बात के लिए भी आप लोगों का आश्वस्त करते हैं। ये तो मुझे लगता है पहली बार बोल रहे हैं ना, ये जमीन उपलब्ध कराएंगे, पहली बार बोल रहे हैं। ये तो बड़ी घोषणा कर दी इन्होंने, बड़ी घोषणा हो गई भाई। दवे सर मोबाइल फिर आप बाद में मेरे से मत लड़िएगा। देख रहे हैं आप, ये किसी टीवी के कॉन्क्लेव में मंत्री जी घोषणा कर रहे हैं सर, और कॉन्क्लेव में सवाल ले रहे हैं। देखिए सवाल लिए जा रहे हैं, मतलब कितने बड़े बड़े समाधान निकल रहे हैं। क्या 24 घंटे डॉक्टर कहीं ना कहीं लगे रहना पड़ता है, जैसे नेताजी को लगे रहना देखिए पड़ता है। सार्वजनिक डांट फटकार मंच का, खैर कोई बात नहीं, आपका अधिकार है। और कोई सवाल? अंतिम के एक सवाल, फिर हम लोग अवार्ड सेरेमनी में जाएंगे। एक सवाल और कोई? पीछे किसी के सवाल? उधर। संकोचना नहीं है, कड़वे सवाल भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय मंत्री जी, आप इतने अच्छे उत्तर दे रहे हैं तो कड़वे सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं। मैं बेसिकली दिल्ली से आता हूँ, मैं इस होटल में रुका हूँ, आज ये सब देखा तो मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ। मैं आज IIT भिलाई में एक लेक्चर भी दे करके आया हूँ। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। छत्तीसगढ़ में मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड आप लोग क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से मेडिकल डिवाइस और डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या करना चाह रही है और क्या कर रही है? सबसे पहले तो आपको हमारे छत्तीसगढ़ की धरती में आपका स्वागत है। आपको मैं उसको टच नहीं कर पाया, चूंकि ये चैनल वाले भी बाद में नाराज होते हैं ज़्यादा समय खींचो तो। नहीं, मैं तो, मेरे पास पीछे से बोल दिया गया कि भाई साहब 20 मिनट का समय पूरा हो गया, 40 होने को है। इतनी अच्छी बातचीत हो रही है कि होटल में रुके जो यहाँ के यात्री हैं दिल्ली के, वो भी माइक ले रहे हैं। इतना अच्छा सत्संग हो रहा है, कोई टाइम वाइम का बाउंडेशन नहीं। ऐसी ही बातचीत की तो जरूरत है इस प्रदेश में। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, आपने बहुत अच्छा किया, साहस का भी काम किया। हमको भी अच्छा लगा कि आप होटल में रुके थे, कार्यक्रम सुनकर आए, आपने सवाल पूछा। तो छत्तीसगढ़ में आपके कोई परिचित हों या आप खुद इच्छुक हों तो आइए, हम आपको ज़मीन भी देंगे और सारे औद्योगिक नीति के तहत फार्मास्यूटिकल हब बनाने की हमारी जो अभियान है उसके लिए हम एक अलग जगह चिन्हित कर भी चुके हैं। लेकिन वो जगह शायद 40 एकड़ है, वो शायद कम भी पड़ सकता है। तो एक बड़ा जगह भी माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा किया हूँ, एक बड़ा जगह और ले रहे हैं तो मेडिकल डिवाइस बनाने का और जो फार्मास्यूटिकल जो फैक्ट्री खोलने का, जिसमें दवाइयाँ हैं, रिजेंट हैं, टेबलेट्स हैं और उपकरण हैं, उसके लिए आइए, आप लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, पूरी छूट देंगे, जमीन देंगे। मैं इंडस्ट्री एसोसिएशंस तक ये बात पहुंचा दूंगा। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। अब अंतिम क्या होता है, इतने सारे सवाल हो गए, मुझे लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से सरकार की भी बहुत उम्मीद रहती है। तो मंत्री जी के दिल में भी बहुत सी ऐसी बात होंगी जो कि सार्वजनिक मंच से इन्होंने तो सारे सवाल ले लिए, आपके भी दिल में कुछ दर्द दबा होगा मुझे लगता है। विस्तार चैनल है, आपका अपना चैनल है, हमारी टैगलाइन है, तो आप भी दिल खोलकर
प्राइवेट अस्पताल संचालकों से अपनी बात कहिए कि किस तरह से सहयोग आप चाहते हैं बतौर सरकार प्राइवेट अस्पतालों से। मैं एक ही सहयोग चाहता हूं और अधिकांश लोग समझ गए होंगे क्या चाहता हूं। एक ही आप लोगों से मेरा सहयोग और निवेदन है कि लोग बड़े भाव से रायपुर चलकर आते हैं, बिलासपुर चलकर आते हैं, जिला मुख्यालयों में जाते हैं, सरकारी छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं कि सरकारी से ज़्यादा सुविधा होगा, आयुष्मान से मोदी जी की कार्ड है तो फ्री इलाज हो जाएगा। तो अभी जो एमएचए की टीम आ रही सोमवार को आप लोग रखिए, उसमें जो सुधार करने लायक होगा करेंगे। लेकिन एक ही उम्मीद है और बड़ा उम्मीद है कि जो भी आयुष्मान लेकर आए खाली हाथ आए और खाली हाथ बिना पॉकेट में हाथ डाले चला जाए, उनका निःशुल्क इलाज आप लोग कर दीजिए। इतना ही मैं चाहूँगा, बाकी जो भी करेंगे, क्योंकि देखिए हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल को हम यदि महत्व नहीं देना होता तो हम औद्योगिक पॉलिसी में क्यों लाते सब्सिडी का, क्यों प्रमोट करते प्राइवेट हॉस्पिटलों को। इसलिए कर रहे हैं कि यदि विकास छत्तीसगढ़ का करना है, केवल छत्तीसगढ़ के लोगों का ही इलाज करना नहीं, आसपास के सीमावर्ती राज्यों के लोग यहाँ इलाज कराने जब आएंगे तो मैंने जैसा बताया कि रिक्शा वाले को, ऑटो वाले को, सब्जी वाले को, होटल वाले को, किराना वाले को, कपड़ा वाले को, लॉन्ड्री वाले को, सारे लोगों को काम मिलेगा। आपके हॉस्पिटल में अगर 500 लोग काम करेंगे तो 500 बाहर के लोग अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। और जब लोगों का रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा जब, तो खुशहाली आएगा, छत्तीसगढ़ की जीडीपी बढ़ेगी, यहाँ का ग्रोथ बढ़ेगा। तब जाकर हम विकसित भारत 2047 की जो कल्पना कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन के लिए हम सबको पथ पर तैयार करके भेज दिए हैं, सब लोग लग गए हैं, तो ये सब करेंगे तभी 2047 का हमारा लक्ष्य पूरा हो पाएगा। और सब कोई मिलकर करेंगे। ऐसा नहीं कि केवल हेल्थ मिनिस्टर कर सकता है या कोई हॉस्पिटल संचालक कर सकता है, सारे लोगों की सहभागिता होगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास होगा, तब जाकर हम विकसित भारत 2047 बना पाएंगे। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बातचीत रही और सबसे अच्छी बातचीत ये रही कि आपने दिल खोलकर सभी प्रश्नों को लिया और आपने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और अपनी बात भी आपने इन्हें कही। इस पूरी बातचीत से आप सब भी सहमत होंगे कि प्रदेश को एक विजनरी स्वास्थ्य मंत्री तो मिले हैं जिनके पास एक रोड मैप है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा को कैसे बेहतर करना है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कैसे ठीक करना है, बस्तर में कैसे हॉस्पिटल्स खोलने हैं, कैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए आपको एक हब बनाना है, कैसे औद्योगिक नीति में इसको शामिल करना है। मुझे लगता है कि ये सब बात अगर है, भले आप कह रहे हैं कि ये 10 साल में ही हो मंत्री जी, लेकिन अगर ये सब कुछ प्रयास हो जाए तो छत्तीसगढ़ आने वाले 5-10 सालों में एक बहुत बड़ा मेडिकल हब के तौर पर जाना जाएगा। जो प्रतिशत आप बता रहे हैं, तो इसी तरह की बातचीत होना चाहिए, दो तरफा संवाद होना चाहिए किसी कॉन्क्लेव में। रह गया है, बताइए। एक छोटा सा सुझाव था मेरी ओर से। आप मैक्सिमम डॉक्टर लोग हैं या फिर हॉस्पिटल के संचालक हैं, देखिए एक चीज़ की कमी आती जा रही है, मुझे सार्वजनिक रूप से कहने में कोई परहेज नहीं है, जो सेवा भाव एक शब्द है। क्योंकि जो ये प्रोफेशन है, चाहे वो नर्स हों, डॉक्टर हों या जो भी स्वास्थ्य सुविधाओं से लगे हों, उनका जब नाम आता है तो सेवा का नाम आ ही जाता है। तो जो सेवा भाव है धीरे धीरे मॉडर्न जमाने के हिसाब से वो कॉमर्शियल रूप लेते जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि देखिए अगर सेवा भाव समाप्त होगा तो आने वाले समय में एआई भी अच्छे से अच्छा डॉक्टर से अच्छा इलाज कर देगा। क्योंकि जो आइंस्टीन है उसका आईक्यू कितना था, कितना 100% नहीं था, 100+ था। हाँ 160। तो उसका जो है 45 गुना ज्यादा आईक्यू एआई का है अभी, और आगे चल के 900 गुना हो सकता है। अरे एआई बहुत धोखा देता है। नहीं, तो आने वाला समय एआई की बात नहीं कर रहा हूँ, नया टेक्नोलॉजी जो आ रहा है, तो लोग जो है मशीनों से इलाज कराने लगेंगे, सेवा भाव नहीं हो, क्योंकि आदमी भी मशीन बन जाएगा। जब भावनाएं खत्म हो गई, फीलिंग खत्म हो गई, दर्द खत्म हो गया, फिर आदमी क्या बना, मशीन बन गया। मशीन को कोई दर्द होता है क्या, कोई फीलिंग होता है क्या? अच्छा, आपके सवाल से एक सवाल मेरे जहन में आ गया कि कोई भी टेक्नोलॉजी इस देश की इंसान के मशीन को कर पाएगी क्या बीट? ये जो इंसानी जिज्ञासा होती है, मैं मतलब एक पूछना चाहता हूं सवाल कि ये एआई भी इंसान ही बनाया है डॉक्टर साहब, मंत्री जी,
तो मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए, हमारा आपका सबका अस्तित्व बचा रहेगा। एआई समाप्त हो जाएगा, हम लोग बचे रहेंगे। हम लोग की खोपड़ी से ज्यादा कोई एआई ताकतवर नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, वो तो निश्चित है, मनुष्य से बड़ा कोई हो नहीं सकता है। लेकिन कभी कभी एक पिक्चर देखे थे ना, वो चिट्ठी रहता है जिसमें रजनीकांत, क्या नाम था, रोबोट में, वो खुद बनाया था, बेचारी प्राण बचाते भाग रहा था। तो ये मशीनों की स्थिति अजब है। चलिए, ये बहुत ही सार्थक और बहुत ही शानदार बातचीत के लिए श्याम बिहारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी के कार्यक्रम को रसिका और दीपेश आप लोग निर्देशित कीजिए, बाद में सब मुझे कहेंगे कि आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बुलाया, सम्मान किया, बोलने का अवसर दिया, संवाद करने का हमारे डॉक्टरों को साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।